अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर। ठीक है जनाब। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबको? अच्छा जनाब, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अभी तक स्टूडेंट्स ही नहीं आए अभी। एक दो मिनट देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जनाब, स्टार्ट कर देते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। ये बताइए हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट वीक हम लोगों ने किस बारे में बात की थी? सर प्रॉपर्टीज के बारे में गेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थोड़ा बहुत बताएंगे, एलेबरेट करेंगी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर अगर हमें मतलब हमारे वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं तो उनको अगर हमें यूज करवाना होता है तो उनके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सही है। आउटसाइड द क्लास अगर यूज़ करवाना है और कुछ वैलिडेशन के साथ, कुछ लिमिटेशन के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना हो, तो जनाब हम या तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं या तो प्रॉपर्टी का भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? जनाब आज जो हमारे पास लैब है वो है इनहेरिटेंस पर। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और यकीनन आप लोगों ने अपनी थ्योरी क्लास में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कोई एलेबरेट करेगा क्या अप्रोच है? एनी आइडिया अबाउट इट? जो भी पता है बता दो। सर एक काइंड ऑफ है रिलेशन होता है क्लासेस के हाँ, बीच वेरी में, गुड। लाइक वेरी गुड। फादर फादर चाइल्ड रिलेशन होता है। इसमें फिर मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती है। जैसे कि मल्टी लेवल हो गई और मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस होती है। इससे हम यूज इस वजह से करते हैं कि ये हमारी रिडंडेंसी बचाता है और हमारे टाइम काफी कम करा देता है हमारा टाइप कोड टाइप करने में। और एक ही कोड हमें अगर बार बार यूज करना हो तो हमें वो काफी हेल्प रिडंडेंट, रहती है। जो तुमने अभी वर्ड यूज किया है रिडंडेंसी, उसको जी सर। इलेबरेट करोगे थोड़ा? सर वो इस तरीके से है कि अगर मेरे पास दो, मतलब ऑलमोस्ट सेम काम अगर मेरे को दो तीन जगह लिखना पड़ रहा है, हम्म।
तो अगर मैं उस क्लास को इनहेरिट करा दूं, या मैं जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की बात करूं, तो वो जो मिसाल के तौर पे सर हम पेंट में होता है ना कि ड्रॉ करने का, अगर मेरे पास एक मेथड दो जगह यूज हो रहा है तो मैं एक क्लास बना दूंगा उन दोनों को, और जो और जगह जहाँ पर वो यूज हो रहा होगा उस क्लास को उन दोनों से इनहेरिट करवा दूंगा, तो मेरा बिल्कुल टाइम सही बच है, जाएगा सर। बिल्कुल सही है, ग्रेट। अच्छा जी जनाब, हमारे पास जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन और जो कि इनहेरिटेंस हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये अप्रोच क्या है, ये बेसिकली जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है क्लासेस के दरमियान। अब क्या मतलब भाई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसको इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्यों, कहाँ पे जरूरत पड़ती है, कोई भी अप्रोच अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि जनाब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। सही है, उसके बाद फिर हम अप्रोच पे आते हैं कि जनाब इसलिए ये जरूरत पड़ी। कि अब इन्होंने जस्ट एक पहले पैराग्राफ में कुछ बात की है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दिस which allow us to make use of inheritance. Generalization allow us to consider the general category of the object which have common property and then define specialized subclasses and inherit the property with general categories. जैसे इस पैराग्राफ में मुझे सिर्फ इनकी रिडंडेंसी का वर्ड समझ में आया है कि भाई इस पैराग्राफ में जो बात कह रहे हैं कि जनाब रिडंडेंसी को खत्म करेगा ये कॉन्सेप्ट। अब रिडंडेंसी को हमजा ने डिफाइन किया कि रिडंडेंसी वो होता है, उसको कहते हैं कि अगर एक जगह एक कोड रखा हुआ है, बिल्कुल सेम कोड अगर वो किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट करें, फिर वो तीसरी जगह पे भी इम्प्लीमेंट करें, तो सेम कोड चलते जाएगा, बजाय उसको कि हम एक सेपरेट क्लास में बाइंड कर दें और उस क्लास को यूज करते रहें। जैसे कि मेथड की हम लोग नॉर्मली बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कि भाई जनाब मेथड क्या होता है, कि उसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक सिंपल ऐड का मेथड है। अगर एडिशन के ऑपरेशन को आपने मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेसेस पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट करें, बजाय इसके कि पूरे कोड को बार बार लिखें। सही है, तो लाइन ऑफ कोड भी बढ़ेंगे और मेमोरी भी कंज्यूम होगी। जनाब इन्होंने एक एक्टिविटी हमारे सामने रखी है कि कंसीडर कर लो, कंसीडर द पीपल हु वर्क इन द हॉस्पिटल। भाई एक हॉस्पिटल की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, उसमें से कुछ लोग कंसीडर कर लो जो हॉस्पिटल में होते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन लाइक। तो हमें भाई छूट जो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं बेसिकली हॉस्पिटल में, तो जनाब हमने यहाँ पर तीन तरह के लोग लिस्ट डाउन कर लिए। भाई हमें पता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है एक ऑक्यूपेशन, एक होता है नर्स, एक होता है क्लीनर, राइट। So depending upon our knowledge, medical profession, you may list three very general occupations like doctor, nurse and cleaner. सही है। और अगर आप लोगों के और भी ध्यान में आते तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे अगर हम सर्जन की बात करें, रेडियोलॉजिस्ट की बात करें एंड फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, ऑल आर ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ दैट हॉस्पिटल, राइट। अब जनाब हमने तीन ऑक्यूपेशन की बात कर ली कि भाई जर्नल ऑक्यूपेशन जो हमारे नॉलेज में है वो ये है कि भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, नर्स होती हैं और क्लीनर होता है। अब इन्होंने गालिबन ये कहा कि वॉट एवर योर इनिशियल लिस्ट you probably you would have been able to specify more specialized categories this। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जनाब डॉक्टर में कुछ डॉक्टर होते हैं जो नए होते हैं, ट्रेनी डॉक्टर कहलाते हैं, कुछ जूनियर डॉक्टर कहलाते हैं, और डॉक्टर में जनाब सर्जन भी आ जाता है और डॉक्टर में रेडियोलॉजिस्ट भी आ जाता है। अगर हम नर्स की बात करें तो नर्स की ये टाइप्स हैं, अगर हम क्लीनर की बात करें तो क्लीनर की हमारे पास ये टाइप। तो उनके जर्नल, इसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। तो जर्नल हमारे पास क्या कैटेगरी हो गई, ये तीन ऑक्यूपेशन हो गए। अब आगे जो इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है वो की है कि भाई नाउ वी हैव स्पेसिफाइड सम जर्नल कैटेगरीज एंड सम मोर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ द स्टाफ, वी कैन कंसीडर द जर्नल थिंग दैट आर ट्रू
फॉर ऑल डॉक्टर। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट, एक एक्टिविटी इन्होंने रखी है और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि जनाब आप एनालिसिस करके ये बताइएगा कि जो जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं क्या वो तमाम डॉक्टर के लिए इम्प्लीमेंटेड है या नर्सेस के लिए इम्प्लीमेंटेड है। तो एक्टिविटी नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं, मेक वन स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर दैट यू would consider to be the true for all doctor and make one statement about the surgeon that would be true for all doctor। अब यहाँ पर हमारे पास फीडबैक एक्टिविटी 2 में क्या कह रहे हैं कि जनाब यू कुड मेक द स्टेटमेंट दैट ऑल डॉक्टर हैव नॉलेज ऑफ ड्रग। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जनाब डॉक्टर क्या होता है, जिसको तमाम दवाओं के बारे में पता होता है, and can diagnose the medical condition and can prescribe appropriate medication। और फिर जनाब जो भी पेशेंट को जो भी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको दवा तजवीज़ करके देता है। तो ये तो हमें पता है कि भाई ये काम एक डॉक्टर का होता है कि भाई उसको तमाम दवाओं की नॉलेज होती है और जनाब डायग्नोस करता है मेडिकल कंडीशन कि जनाब पेशेंट को क्या बीमारी है और उसी के हवाले से अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कि पूरा मेडिकल स्टोर उसको लिख के दे दे, मेडिकल स्टोर में जो दवा होंगी उनमें से जो भी उसको बीमारी होगी उसकी अप्रोप्रिएट मेडिकेशन उसको लिख के देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्जन की, फॉर सर्जन, तो यू कुड से दैट दे नो हाउ टू यूज scalpels and other specialized piece of equipment and they can perform the operation। ऑपरेशन थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो जनाब ऑपरेशन थिएटर में काम किसका होता है, जो ऑपरेशन करता है उसको हम लोग सर्जन कहते हैं। तो सर्जन को तमाम ऑपरेशन में यूज होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब की नॉलेज होती है भाई कौन से इक्विपमेंट को किस तरीके से यूज करना है। अब ये एक स्टेटमेंट हमारे पास किसकी आ गई, डॉक्टर की आ गई, और ये स्टेटमेंट हमारे पास किसकी आ गई, सर्जन की आ गई। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू अवर लिस्ट अबव ऑल सर्जन आर डॉक्टर्स। अगर जो हमारे पास लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जनाब ऑल सर्जन आर डॉक्टर्स and therefore still have a knowledge of medical condition and prescribe the appropriate medication। जो काम डॉक्टर कर रहा था यहाँ पर क्या वो काम सर्जन कर सकता है? आप लोग मुझे सोच के बताइए। सर्जन तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि यार वो एक बहुत हाईली क्वालिफाइड होता है जो कि ऑपरेशन वगैरह करता है, तो जनाब उसको यकीनन डॉक्टर की भी फंक्शनैलिटी होगी उसके पास कि भाई वो काम डॉक्टर के भी कर सकते हैं। वो ऑपरेशन तो तब करेगा ना जब वो डायग्नोस करेगा जनाब उसको बीमारी क्या है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ऑपरेशन करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अबव लिस्ट कि सर्जन और डॉक्टर हैं, तो हम लोग उस टाइम सर्जन को भी डॉक्टर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास मेडिकल कंडीशन की भी नॉलेज होती है और वो एप्रोप्रिएट मेडिकेशन भी उसको प्रोवाइड कर सकता है। भाई ऑपरेशन जो डॉक्टर करता है उसके बाद फिर पेशेंट को ये भी तो बताता है ना कि भाई इसके बाद दवाई क्या होंगी, दवाएं कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी, किसी तरीके से होता है, तो वो काम नॉर्मल डॉक्टर भी करता है। तो जनाब हम कह सकते हैं कि सर्जन इज ऑल्सो द डॉक्टर। जबकि हाउएवर नॉट ऑल डॉक्टर आर सर्जन। तो क्या मैं हमारे इलाके में जो छोटी मोटी जो डिस्पेंसरी होती हैं उनमें जो पेशेंट को देख रहे होते हैं वो भी तो डॉक्टर होते हैं, क्या मैं उनको सर्जन कह सकता हूँ? जनाब नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता कि जनाब तमाम सर्जन तो डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन तमाम डॉक्टर सर्जन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं होगी कि भाई अगर सीवियर कंडीशन है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो जनाब वो जो हमारे इलाके के छोटे मोटे जो डिस्पेंसरी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जनरलाइजेशन क्या हुआ कि भाई जनरल डॉक्टर, लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जनाब सर्जन की जगह कोई नहीं ले सकता।
इसी तरीके से अगर हम पेरेंट चाइल्ड की बात करें तो जनाब हमें ये तो पता है कि हमारे पेरेंट में क्या एबिलिटी है, लेकिन हम उनकी जगह नहीं ले सकते। सही है, कल को हम भी पेरेंट बन सकते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट की तरह नहीं बन सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का। तो यहाँ पर ये वाला केस रिजॉल्व होता है। वॉट एवर वी स्पेसिफाई एज अ ट्रू फॉर डॉक्टर। अब यहाँ पर एंड में कह रहे हैं कि एक्टिविटी हमारे पास खत्म होने जा रही है कि वॉट एवर वी स्पेसिफाई एज ट्रू फॉर डॉक्टर इज ऑल्सो ट्रू फॉर ट्रेनी डॉक्टर। अगर हम बात करें कि जनाब जो काम, जो बात हम कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर के लिए सही है, तो जनाब वो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर हो सकता है, वो ही बात जो है वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है, जूनियर डॉक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है, ईटीसी। बट जनाब हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सर्जन को उस लिस्ट में नहीं तोल सकते, क्योंकि सर्जन जो है और इसी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट जो है, क्योंकि हर डॉक्टर को एक्सरे निकालना नहीं आता होगा, हर डॉक्टर को जो है जनाब ऑपरेशन करना नहीं आता होगा। तो जनाब इसी तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है, ईटीसी दिस स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर और क्लासेस कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द मोर जनरल क्लास ऑफ डॉक्टर। तो अब बजाय हम इस, अब अगर हमें ट्रेनी डॉक्टर की बात करते हैं या जूनियर डॉक्टर की बात करते हैं, तो इनमें कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो कि जनरल डॉक्टर के एट्रीब्यूट होंगे। तो वो जर्नल एट्रीब्यूट बजाय हम इसमें भी बनाए और इसमें भी बनाए तो ये रिडंडेंसी आ जाएगी, कोड रीयूज हो जाएगा, कोड डुप्लीकेट हो जाएगा बेसिकली। तो जो भी डॉक्टर की जर्नल कैटेगरीज होंगी वो हम डॉक्टर की क्लास में बाइंड करें। अब जैसे कि मिसाल ले लो, फैकल्टी की बात कर लो, सही है। अब यूनिवर्सिटी में हायर फैकल्टी भी होती है और जूनियर फैकल्टी भी होती है, तो क्या सब फैकल्टी एक बराबर है? नहीं भाई, बराबर नहीं। कुछ फैकल्टी होती हैं विजिटिंग फैकल्टी, कुछ जो फैकल्टी होती है परमानेंट फैकल्टी। तो क्या हम सबको कहते तो फैकल्टी हैं, वो इस भी आप पे कहते हैं कि भाई उनका काम है लेक्चर्स लेना, लेकिन जनाब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जैसे परमानेंट फैकल्टी है कि भाई उसको अगर सुबह से लेकर दोपहर तक के यूनिवर्सिटी में रहना लाजमी है, उसको फुल टाइम देना, तो ये परमानेंट फैकल्टी है। लेकिन विजिटिंग फैकल्टी के लिए ये काम नहीं है, पढ़ाना उसका भी काम है। जर्नल एट्रीब्यूट और फीचर जो है वो विजिटिंग फैकल्टी की भी वही है, पढ़ाना। लेकिन विजिटिंग फैकल्टी के लिए ये काम नहीं है कि वो सुबह से दोपहर तक जो है वो यूनिवर्सिटी में दे, वो आए अपना लेक्चर ले चला जाए। समझ में आ रही है? ये है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन इन द सेंस कि भाई फैकल्टी का काम है पढ़ाना, लेकिन स्पेशलाइजेशन परमानेंट फैकल्टी का क्या काम है जनाब, उसको फुल टाइम देना है और विजिटिंग फैकल्टी को फुल टाइम नहीं देना। अब यकीनन परमानेंट फैकल्टी की भी नेम, आईडी, ईमेल वगैरह होंगी, और इसी तरीके से विजिटिंग फैकल्टी की भी ये 3 फीचर होंगे। तो हम बजाय को अलग अलग क्लासेस में बार बार इम्प्लीमेंट करें, तो जनाब हम क्या करते हैं, एक क्लास में बाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं जनाब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पे। इसको फिर एक प्रॉपर सी एग्जाम्पल में आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। इनहेरिटेंस के बारे में क्या कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस अलाउस टू डिफाइन द क्लास इन टर्म ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस हमें कहता है कि भाई एक क्लास बनाओ दूसरे क्लास के बिहाफ पर, which make it easier to create and maintain application, और जनाब this also provide the opportunity to reuse the code functionality and speed up the implementation time। जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर आते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। देखें जनाब, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर एक नॉर्मल हम एक एप्लीकेशन की बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। सही है, हमारे पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर सपोज। अब इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी इन्वेंट्री हो सकती है, लाइक हार्डवेयर हो सकता है हमारे पास, कोई भी फूड हो सकता है, कोई भी क्लोथ हो सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। तो दिस ऑल आर द इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ये तमाम क्या होंगे, ये प्रोडक्ट्स होंगे।
ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन में सेपरेटली क्लासेस बना लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ माय क्लासेस, ठीक है जनाब, और इसके अंदर इन्वेंटरी के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, और जनाब यहाँ पर आकर हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। और पहली क्लास का नाम जनाब हमने दे दिया हार्डवेयर। अब ये एक क्लास हमारे पास बन गई। इसी तरीके से कोई भी हार्डवेयर होगा तो हमने यहाँ पर उसके लिए एक प्रॉपर्टी बना ली, पब्लिक स्ट्रिंग, कोई भी हार्डवेयर का नेम हो जाएगा। इसी तरीके से जनाब हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी सेट की, पब्लिक इंटीजर प्राइस। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी सेट की हमने, पब्लिक इंटीजर साइज। अब हार्डवेयर वो भी हथौड़ी, छेने, पानी, पाने वगैरह वॉट एवर, तो जनाब उसके लिए हमने एक साइज की प्रॉपर्टी। अब ये एक क्लास के अंदर हमने 3 जनरल प्रॉपर्टी ले ली कि भाई किसी भी, अब ये हार्डवेयर क्या है जनाब, एक प्रोडक्ट है ना, इन्वेंट्री की एक प्रोडक्ट हो सकती है। इसी तरीके से जनाब एक और क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं इसको क्या नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर नाम दे देते हैं फूड। और जनाब इसी में जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी, मैं इन्हीं को कॉपी करके इस फूड की क्लास में भी बना देता हूँ। अब एक क्लास जनाब मेरे पास फूड हो गई, और एक क्लास जो हो गई मेरे पास कौन सी हो गई जनाब, हार्डवेयर। और एक क्लास मेरे पास ये मेन सेक्शन, राइट। अब नोटिस कीजिए कि क्या इन दोनों क्लासेस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है। अब फूड में मैं यहाँ पे आता हूँ, इस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ इस एक्सपायरी डेट, सही है। यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दिया, एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे क्लास मुझे बताइए कि क्या इन दोनों क्लासेस के अंदर कोई आपको कॉमन प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, और अगर नजर आ भी रही हैं तो वो कौन कौन सी हैं। नेम एंड प्राइस, ठीक है। यानी हार्डवेयर की अगर हम बात करें नेम, और हार्डवेयर की हम बात करें प्राइस, इसी तरीके से फूड में भी फूड का नाम है और उसकी प्राइस है। लेकिन उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं जनाब, वो ये। अब जनाब कल को, अब ये एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल बना लिया हम लोगों ने। अब उसमें ये 2 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर क्लोथ की बात करें, अगर फर्नीचर की बात करें, अगर वॉट एवर प्रोडक्ट, तो बहुत इन्वेंटरी तो बहुत सारी हो सकती है। फॉर सपोज कल को हमारा क्लाइंट कहता है कि जनाब मुझे जो है वो हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए, हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 क्लासेस यूज हो रही होती है। तो अब हमें, हमारे पास सबसे पेनफुल प्रोसेस क्या होता है कि जनाब मैं यहाँ पर जाकर, इधर भी जाकर मैं इंटीजर आईडी यहाँ पे बनाता, और इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को कॉपी करता, और 50 जगह जो है वो मैं इनको इम्प्लीमेंट करता। अगर 50 प्रोडक्ट होती, 50 क्लासेस होती सेपरेटली, तमाम जगह जो है वो मुझे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। इसको कहते हैं मेंटेनेंस, और सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है कि अगर वह सिस्टम बनने के बाद अगर कोई उसमें अपडेशन आ जाती है या कोई भी चेंजेस करने को आ जाती है, तो जनाब बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अब क्या ऐसा काम करें कि हम जो है वो हमारे कोड रीयूजेबिलिटी भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्या कहीं रिडंडेंसी आप लोगों को नजर आ रही है, जो हम लोग शुरू से एक वर्ड के पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिडंडेंसी।
क्या यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है? और अगर नजर आ भी रही है तो कहाँ नजर आ रही है भाई? जनाब सर आईडी नेम और प्राइस। सही है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये वाला जो कोड है हमारे पास वो इधर भी सेम उसी तरीके से यूज हो रहा है विद सेम टाइप। यहाँ पर भी ये कोड जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये क्या है? डुप्लीकेशन है। और इनहेरिटेंस जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इनहेरिटेंस इन्हीं टाइप की चीजों को क्या करता है? रिड्यूस करता है, खत्म करता है। अब जनाब एक एग्जांपल मैंने दी थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और तीसरी क्लास होती है, उसमें भी अगर मुझे आईडी चाहिए होती तो जनाब मुझे अपने तमाम प्रोडक्ट में आईडी को बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता। मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे सिर्फ एक दफा चेंजेस करनी पड़े, वो तमाम क्लासेस में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जनाब अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मेरे पास इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने बात की थी ना डॉक्टर की, कि अगर हम कोई भी बात करें जर्नली तौर पर तो वो तमाम डॉक्टर पे लागू होती है कि भाई जनाब डॉक्टर का क्या काम होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो या छोटे से छोटा छोटा डॉक्टर हो। हम उसके पास तब जाते हैं जब कोई बीमार होता है, और वो क्या करता है कि हमारे चेकअप करके हमारे बीमारी को डायग्नोस करता है और हमें दवा लिख के देता है। सही है। तो ये जर्नल, ये फंक्शनलिटी है, ये जर्नल प्रॉपर्टी है एक डॉक्टर कि भाई वो आपकी नर्व चेक करेगा और आपको दवाई लिख के देगा। ये फंक्शनलिटी है क्योंकि जर्नल होता है। अब अगर हम किसी भी स्पेशलिस्ट की बात करें तो जनाब वो हमारे गली कूचों का, सॉरी फॉर दिस, के वो जो हमारे नॉर्मल छोटी सी डिस्पेंसरी जो होती हैं उनका, वो डॉक्टर हम उसको स्पेशलिस्ट नहीं कंसीडर कर रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर कोई सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो वो वहां पर अपनी क्लिनिक पे उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट नहीं करेगा। वो हमें रिकमेंड करेगा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं। राइट। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो भी वही है कि ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो क्यों ना हम एक क्लास ऐसी बनाएं, और मैं यहाँ पर एक ऐड करने जा रहा हूँ क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब ये मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ये वाली क्लास में क्यों बनाई मैंने? अब प्रोडक्ट तो कोई भी हो सकती है, हार्डवेयर इज आल्सो द प्रोडक्ट, फूड इज आल्सो द प्रोडक्ट। जनाब मैंने इसलिए ये क्लास बनाई है, उसका रीजन मेरे मुझे ये जरूरत महसूस हो रही थी कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हर प्रोडक्ट में सेम चल रही हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर लेने आएगा तो जनाब उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी। आईडी जो है वो एक बार कोड या क्यूआर कोड की यहाँ पर भी हो सकती है। उसका नेम होगा, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। अब जनाब फूड की अगर बात करें तो जनाब फूड में एक एक्सपायरी डेट, एक उसकी एक यूनिक क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। क्या एक्सपायरी की जरूरत हमें हार्डवेयर में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई हथौड़ी वगैरह लेते हैं, हैमर वगैरह लेते हैं तो जनाब हमें उसकी एक्सपायरी नॉट नेसेसरी। तो जनाब यहाँ पर साइज जरूर हमारे लिए जरूरत होगी कि भाई हथौड़ी बड़ी लेनी है, थोड़ा लेना है, या छोटी सी बिल्कुल हैमर लेनी है, वॉट एवर। तो अब जनाब ये तीन जो जर्नल प्रॉपर्टीज, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जर्नल प्रॉपर्टीज आप बाइंड कर दो इस पेरेंट क्लास के अंदर एक दफा, और यहां से ये हटा। तो अब जनाब ये काम मैंने इसलिए किया कि इससे मुझे ये फायदा हुआ कि भाई ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होंगी। तो मैंने क्या कर दिया कि इनकी एक सेपरेट क्लास में बाइंड कर दिया विच इज प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या हो गई? ये एक पेरेंट क्लास। अब ये पेरेंट ही क्यों हुई? वो इसलिए पेरेंट हुई कि जनाब हार्डवेयर जो है वो इससे इनहेरिट होगा, क्योंकि हार्डवेयर इज द प्रोडक्ट। सही है। फूड इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इज आ। सही है। फूड इज अ प्रोडक्ट, हार्डवेयर इज अ प्रोडक्ट।
तो ये इज आ क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस. देयर आर टू मेजर relationship in the object oriented programming. One is a and second is has a. और ये आप लोग विंडोज फॉर्म की पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो. अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म इनहेरिट होता है, फॉर्म 1 इनहेरिट होता है फॉर्म की क्लास से, ये सबको पता है ना. अगर हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो सबसे ऊपर आ रहा होता है कि भाई फॉर्म 1 वो होता है जो आपका अपना बनाया हुआ फॉर्म होता है, वो किसी भी नाम से हो सकता है. एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से. तो जनाब यहाँ पर ये फॉर्म 1 क्या है? ये आपकी अपनी चीज, लेकिन इनहेरिट के बाद ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्म, इसको कहते हैं इज आ. तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्म इज आ फॉर्म. अगर मैं हम लोगों की बात करूं, मैं अगर अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई अफान इज अ ह्यूमन. तो इज आ जहां पे भी आ जाएगा वो डायरेक्टली इनहेरिटेंस होगा. तो यहाँ पर ये देखिए कि हार्डवेयर इज अ प्रोडक्ट, फूड इज अ प्रोडक्ट. हैज आ का मतलब होता है कि किसी भी क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवाना, जैसे कि बटन. बटन के पीछे हम क्या करते हैं? फॉर्म को खोलते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बटन इज अ फॉर्म. हम इनहेरिट नहीं करते, हम क्या करते हैं कि बटन के पीछे उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. कि तो किसी भी क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि जनाब वो हैज अ रिलेशनशिप है. हैज अ मतलब कि आई हैव अ पेन. सही है. हैज अ का मतलब कि भाई आपके पास वो चीज है. इज आ का मतलब आप वो चीज हो. तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है रिलेशनशिप के दरमियान ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर. तो जनाब यहाँ पर ये पेरेंट क्लास इसलिए होगी क्योंकि इसमें जर्नल एट्रीब्यूट होंगे. अब पेरेंट क्लास का फीचर क्या होता है कि जनाब पेरेंट क्लास अगर चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होती है तो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट के तो फीचर ले सकता है, लेकिन पेरेंट जो है वो चाइल्ड के फीचर नहीं ले सकता. आपके अब्बू को आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है आप अपने अब्बू से. मैं तो यही मिसाल देता हूँ. तो पेरेंट कौन हुआ? आपके अब्बू या आपकी अम्मी. आप अपनी अम्मी को अपनी अम्मी से सीख सकते हो, लेकिन आपकी अम्मी को आपसे सीखने की जरूरत नहीं है. राइट. तो इसी तरीके से जनाब हार्डवेयर जो है वो जर्नल एट्रीब्यूट उठाएगा किससे? प्रोडक्ट से, बजाय इसके कि प्रोडक्ट को ये जरूरत नहीं है जनाब. प्रोडक्ट को इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, फूड को जरूर ये जरूरत है कि भाई फूड की कोई आईडी होगी, फूड की नेम होगा और फूड की कोई ना कोई प्राइस होगी. और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये हर क्लास की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी जो कि अपनी सेपरेट क्लास में बाइंड हुई होगी. तो अब जनाब देखो, अब कल को अगर कोई चेंजेस आती हैं कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी नहीं था. सही है. अब मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए. तो पहले तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो इन तमाम क्लास, ये क्लास क्या है? प्रोडक्ट. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हार्डवेयर इनहेरिट टू प्रोडक्ट्स. और इसी तरीके से जनाब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो फूड की क्लास थी विच इज ऑल्सो द प्रोडक्ट. तो इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है कि क्लास और उसके बाद ये वाला ऑपरेटर आता है कॉलन का. सही है. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का ऑपरेटर कहलाता है. और उसके बाद यहाँ पर कॉलन से पहले जो क्लास होती है वो हमेशा चाइल्ड क्लास होती है. आप चाइल्ड क्लास को किन नामों से पुकार सकते हो? चाइल्ड क्लास इज दी सब क्लास, चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास इज ऑल्सो द ड्राइव क्लास. सही है. तीन नाम होते हैं हमारे पास कि चाइल्ड, ड्राइव और सब. कॉलन से पहले जो क्लास होगी वो जनाब हमारी चाइल्ड क्लास होगी, और कॉलन के बाद जो क्लास होगी वो हमारे पास पेरेंट क्लास होगी या सुपर क्लास होगी या सब क्लास होगी, वो सारी बेस क्लास होगी. राइट. यहां तक मुझे बताओ कि किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो. अब यहाँ पर ये हमारे पास 3 मिनट की मीटिंग रह गई. इसमें मैं आप लोगों को ये चीज जल्दी से बता दूं कि अब जनाब यहाँ पर हमें
फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है या फूड का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन क्लास यहाँ पे देखिए मैंने इस टाइम अपनी एप्लीकेशन में 2 फोल्डर के अंदर अपने क्लासेस को बाइंड किया हुआ है, तो ये क्लासेस डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हार्डवेयर लिखूंगा तो हार्डवेयर इंटेलिजेंस में नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर नेम स्पेस देनी पड़ेगी यूजिंग जो मेरी एप्लीकेशन है कंसोल एप्लीकेशन 1, उसके अंदर जो माई क्लासेस का फोल्डर था उसके अंदर एक और फोल्डर था इन्वेंट्री, ये मुझे नेम स्पेस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हार्डवेयर की क्लास जो है वो कॉल होगी हार्डवेयर, h1 इक्वल टू न्यू हार्डवेयर। तो जनाब यहाँ पर देखिए, अब देखिए h1 डॉट जैसी करूँगा ना मैं, तो जनाब मुझे यहाँ पर वो तमाम प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएंगी जो कि पेरेंट के अंदर मौजूद हैं, और वो प्रॉपर्टी मिलेगी जो हार्डवेयर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो अब कल को अगर क्लाइंट कहता है कि जनाब मुझे हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए, तो अब मुझे सिर्फ एक जगह चेंजेस करनी पड़ेगी और वो इंप्लीमेंट हो जाएगी मेरी तमाम क्लासेस में। फॉर एग्जांपल दिस, अब मैंने एक जगह प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की ना, अब यहाँ पर देखिए h1 डॉट करने के बाद देखो मुझे आईडी भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी क्लास की बात करूं, फूड f1 इक्वल टू न्यू फूड, तो जनाब f1 डॉट करूंगा ना, तो देखिए मुझे एक्सपायरी डेट, ये क्या है, ये फूड की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं जनाब, वो पेरेंट क्लास से उठ के आ रही। तो इनहेरिटेंस ने क्या मुझे प्रोवाइड किया कि जनाब मेंटेनेंस मेरी आसान कर दी, सही है, और कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। कोड की रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है जनाब, यहाँ पर देखिए कोड मैंने जब जस्ट एक दफा इंप्लीमेंट कर लिया, एक दफा बना दिया, अब मैं वो उसको इधर भी यूज कर रहा हूँ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर रहा हूँ, और जनाब इसको भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूसरी क्लास में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस हमें दो मेन फायदे पहुंचाता है। एक के कोड की रिडंडेंसी को इसने खत्म कर दिया, देखो कोड एक ही दफा है, सही है, कोड एक ही दफा है, बस हमने क्या कर दिया, इनहेरिटेंस कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी चाइल्ड क्लास हैं, इनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी पेरेंट क्लास के फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको मजीद मैं एलेबोरेट करता हूँ, मैं यहाँ पर मीटिंग अपनी एंड करने लगा हूँ, ठीक है, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दूसरा सेशन। थैंक यू।